नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु, मेरे साथ है अभिषेक जो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और अगले 1 घंटे में हम आपको कई सारे सेगमेंट्स लेकर आएंगे। हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आएंगे। सबसे पहले 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। उसके बाद 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियंस। 3 बजे मार्केट एट 3 सेगमेंट, खास सेगमेंट जहां पर कुछ स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। 3:15 पर बाय BTST सेगमेंट लेकर आएंगे। और उसके बाद 3:20 पर कल के कौन से बड़े क्यूज और ट्रिगर्स होंगे उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले बताएं, बाजार की चाल आज काफ़ी मिली जुली रही, का गिरावट भी दिखी दिन के उछले स्तर से। निफ्टी में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो आउट परफॉर्मेंस दिखा है आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। थोड़ी सी तेजी निफ्टी बैंक में दिखी। जी आशीषा, निश्चित तौर पर देखिए बाजार में मोमेंटम तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार तेजी के बाद बाजार कहीं ना कहीं थोड़े से सुस्ती के मूड में है। और ये जो डाइवर्जन है निफ्टी में निफ्टी बैंक के बीच में, ये साफ साफ दिख रहा है। आज अगर आप निफ्टी की रेंज देखेंगे तो करीब 80 अंकों की रेंज है। मतलब अगर 26,000 के बेस पर अगर 80 अंकों की रेंज है तो इसको क्या ही कहेंगे। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो स्ट्रेंथ मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक से सपोर्ट है, एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक लगातार छठे दिन मजबूती दिखा रहा है, 1800 रुपए के आसपास भाव पहुंच गया है। और हालांकि आज पार्टिसिपेशन सरकारी बैंकों का उतना नहीं है। सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन अभी बाकी है क्योंकि अपने हाई से करीब करीब 20% 30% करेक्ट होकर सरकारी बैंक ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर उनका पार्टिसिपेशन आता है तो निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी और तेज होगी। तो ये चीज बिल्कुल निश्चित है कि अगर आपको ट्रेड खोजने हो, अगर आपको कोई व्यू लेना हो तो निफ्टी बैंक ही बेहतर है। आज वैसे मौजूदा सीरीज की एक्सपायरी भी हो जाएगी, लेकिन साफ साफ दिख रहा है 54,000 के ऊपर स्ट्रेंथ लगातार दिख रही है। और कल के सत्र में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो तमाम एक्सपर्ट्स ही मान के चल रहे थे कि निफ्टी बैंक के लिए 55,000 तक के दायरे यहां से खुल गए हैं। निफ्टी की बात करें तो 24,850 के आसपास या फिर 800 कह लीजिए, वहां पर एक मजबूत सपोर्ट है। और हर्डल जो है वो है 26,200 का। तो ये 400 अंकों की एक टाइट सी रेंज है, 350 अंकों से लेकर 400 अंकों की। ये दोनों साइड जब निकालेगा निफ्टी किधर भी, चाहे तेजी की तरफ या फिर मंदी की तरफ, तो जाके एक दिशा क्लियर होगी। अदरवाइज हम ये कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा सा और लंबा खींचते हुए देखेंगे क्योंकि तेजी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं अब ट्रिगर्स एग्जॉस्ट भी हुए हैं। ग्लोबल बाजारों में हालांकि तेजी हो रही है, लेकिन अब पूरी तरह से जो बाजारों की नजर होगी, जो फ्रेश राउंड ऑफ जो तेजी लेके आएगी, शायद वो अर्निंग सीजन ही होगा जो शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर से। हार्डली यहाँ से 15 से 20 दिन का और 15 दिन के आसपास का समय बचा हुआ अर्निंग सीजन की शुरुआत होने में। लेकिन अगर हम बाकी अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो पावर शेयरों में लगातार रौनक है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी ये लगातार चले हैं। टायर शेयर मजबूत हुए हैं, सीएट, अपोलो टायर्स, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। तो आपकी रणनीति हम अगले 1 घंटे की बनाएंगे, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, इंडेक्स पर व्यू लेंगे। और इंडेक्स पर व्यू लेने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन गेडिया है शेयर खान से, आदित्य अग्रवाल है investforradio.com के, और विनय रजानी हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और शुरुआत विनय जी आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार। इंडेक्स पर क्या व्यू ले रहे हैं आप, और निफ्टी में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं मौजूदा स्तर से? क्या इस स्तर पर कोई तेजी का या कोई मंदी का ट्रेड बनता है, या फिर कंसोलिडेशन है इसलिए छोड़ दें निफ्टी को और फोकस निफ्टी बैंक पर करें? जी, तो अभी तो कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड ही बोल सकते हैं। 2 दिन से थोड़ा ठंडा पड़ा है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। और जिस तरह से एफआईआईज ने लॉन्ग बिल्डअप किए थे लास्ट वीक में, तो इस वीक में भी हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन अच्छा रहा था। हालांकि थोड़ा बढ़ने के बाद कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड तो अभी है। और डेफिनेटली बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी के चलते हमने देखा है कि आज के दिन में हम बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म भी किया है। निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द आईटी और फार्मा सेक्टर में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स पे व्यू बुलिश है। और जैसे आपने बताया 25,800 का कुंभ
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी पे, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैठती है। तो अभी एक 26,000 से 25,900 25,850 का एक दायरा बन गया है जहां पे एक ऑसिलेट कर रहा है निफ्टी। लेकिन हम पिछले वीक की मूवमेंट देखें और पोजिशनल ट्रेंड देखें तो अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि ये तेजी और आगे बढ़नी चाहिए। 26,240 एक नेक्स्ट टारगेट मुझे निफ्टी में दिख रहा है, जो आने वाले सेशंस में हम देख सकते हैं। तो भले ही 2 दिन से मार्केट ठंडा पड़ा हो, लेकिन मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है। थोड़ा 100-1 पॉइंट निफ्टी 50 या 100 पॉइंट नीचे आता है तो लॉन्ग करके चलना चाहिए और अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी जल्दी 26,240 के टारगेट दिखा सकता है, जो फिबोनाची एक्सटेंशन टारगेट है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज हेडेड फॉर द टारगेट ऑफ 55,000। अभी यहाँ से 1000 पॉइंट्स अप है, लेकिन जिस तरह से अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है और जिस तरह से बिल्टअप हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स में और रेट सेंसिटिव सेक्टर पूरा चल रहा है, रियल एस्टेट, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, पूरे एक सेक्टर में एक चौतरफी तेजी है और मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। और अल्टीमेटली अगर देख रहे हैं तो नेक्स्ट एक वीक में हम बैंक निफ्टी को 55,000 के टारगेट पे देख सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात है तो मुझे लग रहा है 53,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस मान के चलिए और वो स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनाए रखिए, तो 55,000 के टारगेट आपको नेक्स्ट एक वीक में देख सकते हैं। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में बाजार में सुस्ती दिखी है, लेकिन उसके बावजूद नजरिया काफी पॉजिटिव है। निफ्टी पर 26,240 के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और बैंक निफ्टी पर भी 55,000 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। पहले खास सेगमेंट पर फोकस करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स। आदित्य, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्लोजिंग ट्रेड्स आज कौन से रहेंगे? साथ जाऊंगा क्योंकि अंडरटोन मार्केट का अभी भी बुलिश रहा है। पहला रहेगा टाटा कम्युनिकेशन, करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बहुत बड़ा एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन पे और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, ऊपर में लक्ष्य हम इसमें 2200 का लगाएंगे, नीचे स्टॉप लॉस 2080 का लगाना है। दूसरा टायर सेगमेंट में से सीएट है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पूरा टायर सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रही है। आज अपोलो टायर देखे, बालकृष्णा देखे, सीएट भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो सीएट करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से। ऊपर टारगेट रहेगा 3250 का, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 3040 का। बिल्कुल, तो सीएट पर खरीदारी की राय 3,250 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ टाटा कम्युनिकेशंस पर 2,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और याद रखिए, टायर कंपनियों पर आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जिसके चलते सीएट ही नहीं बल्कि अपोलो टायर्स में भी अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन जतिन, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से रहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा भी व्यू यही है कि भले ही निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। तो हम 2 बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो पेट्रोनेट एलएनजी में होगा। तो पेट्रोनेट एलएनजी में हमने देखा है कि पिछले 4-5 हफ्तों से एक सेलिंग प्रेशर था। तो हमें लगता है कहीं न कहीं वो सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया है और हमें लगता है कि एक पुल बैक ट्रेड के लिए हम पेट्रोनेट एलएनजी को प्ले कर सकते हैं। हमें लगता है लास्ट 2 दिनों का कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होगा, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। इसमें मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 320 का और टारगेट रहेंगे 345 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो अडानी पोर्ट्स में होगा। तो अडानी पोर्ट्स में हमने देखा है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा एक पुल बैक आया है। जो प्रीवियस रैली का एक रिट्रेसमेंट है 38.2% लेवल पे आके रुका है और वहां से एक अपमूव स्टार्ट हो सकता है। तो अडानी पोर्ट्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का और टारगेट रहेंगे 1495 के। बिल्कुल, तो अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय 1495 का लक्ष्य, उसी के साथ पेट्रोनेट एलएनजी पर भी 345 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। विनय, आपके क्लोजिंग कॉल्स? जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला मेरा रियल्टी इंडेक्स में से है ओबरॉय रियल्टी। तो हमने देखा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी में एक जबरदस्त बाइंग हुई थी पिछले 2 दिन में और डीएलएफ में भी अच्छी खासी ब्रेकआउट्स देखी थी। तो कहीं ना कहीं सेक्टर में जैसे मैं बता रहा था कि जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें अच्छी खासी ट्रैक्शन दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर और एज वेल एज जो रेट फाइनेंशियल्स, ऑटो, रियल्टी, ऑल दिस इंडाइसेस आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो ओवरऑल रियलिटी में अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि इसमें अच्छी पैटर्न बन रही है चार्ट पे और अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ओवरऑल रियलिटी को 1920 के करीबन लिया जा सकता है। 1875 का एक स्टॉप लॉस मैं ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में 2000 के टारगेट हम देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पहली पिक रहेगी। सेकंड पिक मेरी मेटल स्पेस में से रहेगी। भले ही आज से ऊपर के लेवल से हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन कल जरा जिस तरह का निफ्टी मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है, मुझे लग रहा है एक पोजिशनल ट्रेंड काफी अच्छा बन चुका है और ये आगे जाके अच्छा रिटर्न्स और अच्छा अल्फा जनरेट कर सकता है। तो पोजिशनल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और स्टॉक की स्ट्रेंथ देखते हुए मुझे हिंदुस्तान कॉपर यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान कॉपर इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉपर एज ए इंटरनेशनल कमोडिटी भी काफी अच्छा कर रहा है और वो अगर बढ़ता है तो एज ए कमोडिटी फाइनल प्रोडक्ट जो बढ़ता है उसका तो हिंदुस्तान कॉपर को फायदा हो सकता है। तो काफी सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं इस थीम को। तो हिंदुस्तान कॉपर 341 पे लिया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉप लॉस 332 का रिकमेंड करूंगा। अपसाइड में 355 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ओवरऑल रियलिटी फ्रॉम द रियलिटी स्पेस और हिंदुस्तान कॉपर फ्रॉम द मेटल स्पेस। ठीक है, तो हमारे 3 एक्सपर्ट की तरफ से 6 शेयर आपको मिले हैं और 6 के 6 ये तेजी के सौदे हैं। देखिए बाजार एक रेंज में ज़रूर है, लेकिन मोमेंटम को लूज नहीं किया बाजार ने। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रॉफिट टेकिंग आ गई हो। हाँ, एक साइडवेज हो गया बाजार, थोड़ा सा सुस्ती के मूड में है। एक शिखर पर जाने के बाद ये कई बार होता भी है। बहुत चले हैं, थोड़े से वैल्यूएशन वाले कंसर्न भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस सेंटिमेंट को, इस मूड को डिस्टर्ब करे। और ये जो भी 6 शेयर आए हैं ना, ये दिखा भी रहे हैं कि बाजार की स्ट्रेंथ पर हमारे एक्सपर्ट्स को भरोसा है। विनय ने ओबरॉय रियल्टी, हिंद कॉपर दिया है खरीदने के लिए। आदित्य की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर हमने ठीक ठाक मूव देखा है, और टायर शेयर में भी तेजी है। आज अपोलो में भी आपको खरीदारी के मौके मिले, सीएट दे रहे हैं आदित्य, और जतिन की तरफ से मिला है आपको पेट्रोनेट और अडानी पोर्ट्स का शेयर। लेकिन एक शेयर जहां पर हमने कल भारी गिरावट देखी, आज भी वो शेयर कमजोरी की गिरफ्त में है, वो है IEX। दरअसल कल ET Now स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी मार्केट कपलिंग को लेकर कि मार्केट कपलिंग लागू करने की तैयारी में सरकार आ गई है। उसके चलते कल 10-11% शेयर टूटा। आज भी देखिए 4-5%, यानी कि 2 दिन में 15-16% के आसपास से गिरावट आ चुकी है। ब्रोकरेजेस अब क्या कह रहे हैं इसको लेकर, मार्केट कपलिंग को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्या खबर आई थी और ब्रोकरेजेस का व्यू क्या बनना है शेयर पर अब? जी बिल्कुल, IEX की बात करें तो पिछले 2 दिन में स्टॉक में 15% का गिरावट आया है ना। मार्केट कपलिंग का जो है न्यूज़ फ्लो चल रहा है, वित्त साल 2025 के अंत तक जो है ये लागू हो सकता है। और याद रखिए, ये पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग की जो ये एक योजना है, और ऊर्जा मंत्रालय की जो मार्केटिंग कपलिंग को लेकर जो है एक प्रतिबंध लगाई हैं, तो ऑफकोर्स इन पे जो है थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एक्सचेंजेस को। मार्केट कपलिंग से जो है सभी एक्सचेंज पर एक समान का रेट लगने वाला है, यानी कि मोनोपोली नहीं रहेगा जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा IEX का जो बर्नस्टाइन की एक रिपोर्ट भी आई है, और उसका भी कारण जो है आज सेलिंग देखने मिल रहा है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है और लक्ष्य जो है 130 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। मार्केट कपलिंग होने पर जो है नुकसान हो सकता है, जो हमने पहले भी बताया था, और मार्केट कपलिंग RTM SEZ के जो फॉर्मेट है उसमें आने वाला है। मार्केट कंपनी के लागू होने के चांस जो है भी 50-50% ही हैं, बिकॉज एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस भी होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट अपनी स्टांस बता रही है कि अब वो शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन चार्ज में भी जो है थोड़ी कमी आ सकती है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज कम हो गए तो एक्सचेंजेस की कमाई भी कम हो जाएगी। अब अगर IEX की शेयर की बात करें तो अपने 2 दिन में स्टॉक में भारी गिरावट, 16% का गिरावट आया है। 1 महीने में सिर्फ 8% का रिटर्न आया है। हालांकि अगर अब 6 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक जो है 50% रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया है। बट ओवरऑल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है और स्टॉक में दबाव पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो मार्केट कपलिंग, अगर आपको लगता हो कि नहीं ये शब्द थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है तो आपको समझा देते हैं। कपलिंग मतलब जोड़ना। देश में फिलहाल 3 पावर एक्सचेंज हैं और सरकार की योजना है कि ये तीनों पावर एक्सचेंजेस पर जो बिजली की कीमतें होंगी वो एक समान कर दी जाएंगी ट्रेड को लेकर। और चूँकि वॉल्यूम अभी ज़्यादा है IEX पर, बाकी जो 2 एक्सचेंज हैं उनका नाम है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और दूसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ये 2 और कंपनीज हैं, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम है, शेयर IEX का ज़्यादा है, तो ये कमांड करती है प्राइसिंग को भी। तो वो थोड़ी सी इसके लिए डिस्टर्बिंग न्यूज़ हो जाएगी अगर ये मार्केट कपलिंग लागू हो जाती है तो। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश अग्रवाल कलकत्ता से।
राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। राजेश जी, 240 के आसपास का भाव था और 2 दिन में गिर के 200 रुपए का भाव रह गया है आईएक्स का। आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर की चाल को, और क्या मतलब जो कुछ नुकसान होना था शेयर भाव के लिहाज से वो हो गया है, या फिर और नीचे जा सकता है शेयर ये? वाकई बहुत जो खबर आई 2 दिन पहले आईएक्स को कपलिंग को लेकर के, ये पहले भी आई थी। आज से अगर 1.5 साल मैं सही हूं तो पहले भी आई थी, और उस समय भी ऐसी तेज गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक टूट के 140-50 तक चला गया था। उसके बाद अब रिकवरी आई। रिकवरी आने के कई कारण थे। पहले तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। जो वॉल्यूम आया था 2025 फर्स्ट क्वार्टर का, वो 28,178 एमयू आया था, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। जैसा हम सब जानते हैं कि पावर ट्रेडिंग वगैरह में ये आईएक्स जो कंपनी है वो सहायता करती है, और अभी जो कपलिंग की बातें आ रही है तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ बाय सेल बिड के लिए रह जाएगा और ट्रेडिंग के लिए रह जाएगा। इनकी मार्जिन वगैरह कम हो जाएगी, जो भी दिक्कतें हैं वो सामने आएगी। बट आज की डेट में ये 97-98% के आसपास का मार्केट शेयर लेकर बैठा है। और जो मार्केट कपलिंग की बातें भी आ रही है, तो कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही है कि अभी उसमें 1.5 साल का समय लगेगा। तो कहना इस वक्त मुहाल है कि वो कब लागू होगी, कब तक चालू होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखो तो कल ये एफएनओ बैंड में भी चला गया, तो नई पोजीशंस इसमें ली नहीं जा रही है और मार्केट में एक पैनिक का माहौल है। फंडामेंटली आज की डेट में स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कपलिंग जब आएगी, जैसे कि अभी आपके कलीग भी बता रहे थे कि 50-50 चांसेस हैं कपलिंग आने के, तो मुझे लगता है कि ओवर रिएक्ट हो गया है स्टॉक। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा और प्रेशर बने न्यूज फ्लो के कारण से, एफएनओ बैन के कारण से, और हो सकता है स्टॉक टूट के 10-15 रुपए और टूट जाए। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मध्यम अवधि का निवेशक है और 180-185 तक मिलता है और रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है, तो वहां पर एक बार एक्सपोजर दिया जा सकता है। मध्यम अवधि में अगर आपको इस पर कोई नज़रिया लेना है तो आप ले भी सकते हैं आईएक्स को 200 रुपए के भाव के आसपास। विनय, आप जरा एक बार ना डाबर के शेयर को चेक कीजिए, क्योंकि ये गिरावट वाले हम शेयरों की बात कर रहे हैं। तो डाबर में भी आज हम देख रहे हैं करीब 4-5% के आसपास की नरमी है। अब दिन के निचले स्तर के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 625 रुपए के आसपास का भाव है, क्योंकि यूबीएस ने इसको डाउनग्रेड किया है और यूबीएस ने कहा कि वैल्यूएशंस उनको थोड़े से महंगे दिखते हैं। बाकी बेवरेजेस मार्केट में थोड़ी सी उनको कंसर्न्स दिख रहे हैं। जो कोकोनट ऑयल वाला सेगमेंट है वहां पर थोड़े उनको प्रेशर दिख रहा है। हालांकि टारगेट बढ़ाया, उन्होंने टारगेट बढ़ा के 700 रुपए किया है। आप क्या और करेक्शन देख रहे हैं डाबर के शेयर में? क्या प्रेशर और बनेगा या फिर अपने सपोर्ट्स के आसपास है शेयर ये? अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो आज ही इस स्टॉक ने अपने 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ा है, जो 637 पे था, अभी 625 पे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है डाबर में वो है 598-599 के आसपास, जो इसका प्रीवियस स्विंग बॉटम था, जो 14 अगस्त को जो बॉटम बनी थी 598 पे बनी थी। तो वही एक नेक्स्ट सपोर्ट आता है जो यहाँ से करीबन 5% नीचे के लेवल्स पे है। तो टेक्निकली प्योरली शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने जाए तो अभी भी स्टॉक वीक लग रहा है और यहाँ से 4 से 5% की गिरावट पॉसिबल है। और एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने देखा कि जिस तरह से अभी जो पूरा एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में, मेटल्स में, रियल एस्टेट में, इसी सेक्टर में जा रहा है। तो सेक्टर रोटेशन भी हो सकता है। जिस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जहां पे परफॉर्मेंस नहीं था वहां पे पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा ठंडा पड़ गया है। उसमें से आपने जैसे बताया कि यूबीएस का डाउनग्रेड आया है और आज टेक्निकल सेटअप थोड़ा वीक भी बन रहा है। वॉल्यूम पे 7 स्टॉक 5% जितना नीचे है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीबन 598 के करीबन दिख रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन दिख रहा है और यहाँ से भी थोड़ी बहुत जो वीकनेस है वो आगे बढ़ सकती है, और सेक्टर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फेज में है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल लॉन्ग नहीं करना चाहिए, नीचे के लेवल्स पे आए डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकल सेटअप वीक लग रहा है। तो विनय, इसको क्या शॉर्ट कर लें इस लेवल पर, या फिर जिसके पास शॉर्ट है वो बस मेंटेन करें? जब भी कोई डाउनग्रेड आता है या कोई न्यूज के पीछे कोई स्टॉक में बहुत बड़ी फॉल आ जाती है, जैसे डाबर एक डिफेंसिव स्टॉक है और जनरली 5% की मूवमेंट आती नहीं है, हालांकि इसमें डाउनग्रेड आया है उसका एक रिएक्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5% गिरने के बाद इसी लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत वापस से अगर रिट्रेस करता है
तो थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे जहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 637, 638 जहाँ पे पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 2% का उछाल आता है, थोड़ा रिट्रेस होता है, तो आप डेफिनिटली शॉर्ट कर सकते हैं। तो 638, 633 के पास आता है, तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खरीद सकते हैं 2% के स्टॉप लॉस के साथ। बट ये एक रिएक्शन के तौर पे तो कभी भी थोड़ा इंट्राडे पुल बैक एनी टाइम आ सकता है। आई वुड सजेस्ट सेल ऑन रैली 638 के करीबन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर द शॉर्टिंग साइड। ठीक है, उछाल पर बिकवाली की सलाह है। 635-37 के आसपास जाए तो आपके पास बिकवाली का एक बढ़िया मौका बन जाएगा। इस लेवल पर आपको बिकवाली नहीं करनी है। और आज आप देखिए ना, अक्रॉस द बोर्ड जो भी एफएमसीजी शेयर्स हैं उसमें कमजोरी है। टाटा कंज्यूमर हो, एचयूएल हो, टाइटन हो, ये तमाम शेयर गिर रहे हैं। लेकिन जो रूरल फोकस्ड हैं, जिसमें कि डाबर हो गया, आपका इमामी हो गया, ज्योति लैब्स हो गया, ये तमाम शेयर आज आपको ज़्यादा कमजोरी दिखाते हुए दिखेंगे इनके मुकाबले जो फ्रंट लाइनर्स हैं। लेकिन एक शेयर जो आज स्टैंड आउट कर रहा है, तेज है और 4% के आसपास के मूव दे रहा है, वो है पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड में तेजी की वजह यह है कि इस पर भी एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। हमने कई सारे ब्रोकरेज की तरफ से देखा है कि 370, 390, 400 के ऊपर के टारगेट देखे हैं। लेकिन अब पावर ग्रिड के लिए तेजी का ट्रिगर क्या बन रहा है, जरा ये विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए, पावर ग्रिड क्या ये पावरफुल मूव जारी रहेगा, क्या संकेत हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें पावर ग्रिड की तो फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो पावरफुल ग्रोथ जो है वो ऐसे ही जारी रह सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पे काफ़ी सारे ट्रिगर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश आ रहा है वो ट्रिगर के बारे में। तो एक मैक्रो पुश हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल पावर सेक्टर में ही। अभी गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसमिशन के लिए केपेक्स बढ़ाया है। केपेक्स का जो अनुमान था वो बढ़ा के 11,000 करोड़ डॉलर्स का जो है वो अनुमान उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने। इसके चलते हुए जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता है उसमें कहीं पे 8% का केगर ग्रोथ हमें पावर ग्रिड में देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। और आगे जाके उनका ये भी मानना है कि अगर हम बात करें FY30 तक की लाइन की तो कहीं पे बिलियन डॉलर्स तक का एक प्लान जो है वो एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें भी पावर ग्रिड जो है वो एक अच्छा बेनिफिशियरी के रूप में हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगर हम इसी सब के चलते हुए ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो एक सेकंड ट्रिगर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बुलिश व्यू जो है वो हमें इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो वहाँ पे 425 रुपीज़ का उन्होंने टारगेट दिया है। जेफरीज ने जो टारगेट है वो 390 रुपीज़ का दिया है और गोल्डमैन सैक्स ने ये जो टारगेट है वो 370 रुपीज़ का दिया है कंपनी के ऊपर। तीसरे अगर ट्रिगर की बात करें तो इस सब के चलते हुए एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंपनी के एक ओवरऑल फंडामेंटल्स में भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमें पता है पिछले ही कुछ दिनों में गुजरात में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के लिए कंपनी ने एक ऑर्डर विन जो है वो हमें देखने को मिला था। खावड़ा पुलिंग स्टेशन में ये जो ऑर्डर विन है वो हमें देखने को मिला था। पिछले ही हफ्ते एक नया ऑर्डर जो है वहाँ पे भी एक लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी जो थी वो बोली जीती थी, वो भी हमने देखा था। तो एक ओवरऑल ही काफ़ी अच्छा ट्रिगर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी सब के चलते हुए अभी एनालिस्ट का मानना ये भी है कि आगे जाके इसी सेक्टर में 40 लाख करोड़ तक का निवेश जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके 2030 तक जो गवर्नमेंट का जो विजन है जहाँ पे 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनको लाना है, उसमें भी पावर ग्रिड के तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव भी देखने को मिल सकता है और पावर ग्रिड में एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अगर हम शेयर की बात करें तो इसी साल में लगभग 85% जो है इस शेयर ने रिटर्न दिया है। अभी भी अगर हम बात करें तो आज के दिन में एक 52 वीक हाई भी जो है वो शेयर ने रीच किया था। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि पावर ग्रिड के इन्वेस्टर्स के लिए आगे जाके ये शेयर कैसे पैन आउट करता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग जो प्ले है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पावर ग्रिड तो आगे भी भविष्य अच्छा है और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है, सरकार ने जो टारगेट सेट किए हैं उसमें निश्चित तौर पर पावर ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी और वो हम देख भी रहे हैं जो ऑर्डर हाल फिलहाल निकल के आए हैं। हालांकि महीने भर में करीब 6.5% और 6 महीने में 33% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन पावर ग्रिड को रिटर्न के अलावा 2-3 चीज़ों की वजह से देखा जाता है। एक तो डिविडेंड यील्ड है पावर ग्रिड में, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सेफ स्टॉक है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, ज़्यादा गिरता नहीं है या फिर बहुत तेज़ रफ्तार से चढ़ता नहीं है, बीटा इसका कम है। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे पावर ग्रिड। ब्रोकरेजेस तो इसको लेकर बुलिश हैं, आपका कितना कन्विक्शन है? क्योंकि अब रिकॉर्ड हाई पर शेयर पहुंच गया है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाला कंसर्न आता है। आपके हिसाब से ठीक है मामला या फिर थोड़ा नीचे आए तो लेना चाहिए? देखिए अक्षय जी, हम इसमें बुलिश हैं और पावर की जिस तरीके से डिमांड है और दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उससे देखते हुए हमें लगता है पावर ग्रिड एक बहुत सेफ स्टॉक है।
और आपने सही कहा कि वोलेटाइल उतना नहीं है, ना उतनी तेजी से गिरता है, ना उतनी तेजी से बढ़ता है। तो ये जिन निवेशकों को थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी वाले शेयर चाहिए, उनके लिए बहुत उपयुक्त है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है भारत की, जिसमें 50 से 60% इसका मार्केट शेयर है। दूसरे, भारत का ये टारगेट बना हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी में करीब करीब 500 गीगावाट वो 2030 तक कर लेंगे, तो उसका इनको फायदा मिलेगा। बैटरी स्टोरेज की जो काबिलियत चल रही है, उसको लेके इनको फायदा है। तीसरे, हाइड्रो पावर को लेकर के जो पंप किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उससे भी इनको फायदा मिलेगा। प्लस कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड की काबिलियत चल रही है, तो वो पावर ग्रिड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरे, अगर आप देखो तो इनका केपेक्स FY25 कह लीजिए और आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक जो है वो रेवेन्यू की करीब करीब 2.5 गुना है। और आपने सही कहा, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो 3.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी, इस तरीके की कंपनी जो गेल वगैरह हैं, उससे बेहतर बैठती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये गिरेगा तब लेंगे वाली जो चीजें हैं, ये इस तरीके की तेजी बाजार में कई बार लोग से गाड़ी छूट जाती है। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेडिंग करके मेंटालिटी से निवेश कर लेते हैं स्टॉक, उनके लिए तो लेवल्स देखना उचित है। बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, खरीदारी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, लेवल भी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां पर आपके लिए मुनाफे के सूत्र मिल सकते हैं। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। बैंक निफ्टी में आज के सेशन में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इन स्पाइट ऑफ वीकनेस जो हमने कुछ समय पहले निफ्टी में देखी थी, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार। 54,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 54,300 54,500 तक का। आज हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जरूर है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्सिस बैंक हमें पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक में एक ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और स्टॉक कंटिन्यूसली एक हाइट अप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के दिन का एक कॉल ऑप्शन है 1250 का, जिसकी एक्सपायरी कल होनी है। वो है 1250 का कॉल ऑप्शन, जो करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह दे है। करंटली 15 से 16 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये 13 से 15 रुपए के बीच में आता है तो इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखना होगा 6 रुपए का। पहला टारगेट 25 का होगा एंड दूसरा टारगेट 35 का होगा। इसका लॉट साइज 625 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेटली 5,500 का यहाँ पे रिस्क है एंड रिवॉर्ड अप टू 13,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर सेकंड टारगेट तक ये कॉल ऑप्शन जाता है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का 1250 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह है कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक के 1250 के कॉल कल की एक्सपायरी के खरीदने की सलाह। नीलेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। करीब 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। फार्मा सेक्टर से पिरामिल फार्मा पर फोकस करेंगे। करीब 5% की तेजी इस स्टॉक पर आज दिखी है। कंपनी ने हमारे साथ बातचीत की, इसी के साथ एनालिस्ट मीट भी की थी। तो 2030 का काफ़ी एम्बिशियस गोल्स उन्होंने रखे हैं। उनका मानना है कि उनके रेवेन्यूज़ 2 टाइम्स तक बढ़ सकते हैं 2030 तक। प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ सकता है। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है और मजबूत गाइडेंस से पिरामिल फार्मा के शेयर में करीब 5% की तेज़ी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कंपनी की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल ने हमसे खास बातचीत की। 2030 तक के उनके प्लान्स क्या है ये भी बताए। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं। आपने अपने इन्वेस्टर्स डे में कहा है कि 2030 तक आप अपने रेवेन्यूज डबल करेंगे, एबिटा 3 गुने करेंगे और मार्जिन्स को 25% के आसपास लेके जाएंगे। ये रोड मैप कैसा रहेगा और कौन से वो सेगमेंट्स होंगे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इस पूरे ओवरऑल ग्रोथ पे?
जो भी बिजनेस है, CDMO, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स और इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सब एक्चुअली डबल करेंगे। पर जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो CDMO में होगा, क्योंकि थोड़े टेलविंड्स है ओवरऑल की जो कस्टमर है और क्लाइंट्स है वो सब सोच रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कैसे करें। और जो हो रहा है कि हम दोनों ईस्ट और वेस्ट में हैं। हमारे प्लान्स है US, कनाडा, UK और इंडिया में। और हमने देखा है कि पहले साल से ओवर 50% ऑफ आवर वर्क जो इनोवेटिव ऑन पैटेंट है। और जब आगे जाते हैं हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा और होगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो इनोवेशन वर्क है वो और दूसरे वर्क से बढ़ रहा है। जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स जो एक और या दो साइड से ऊपर जाते हैं वो भी और अधिक ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, तो कई सेगमेंट्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। राजेश, आपसे पूछना चाहूँगी, फंडामेंटल्स पर देखिए, अभी आपने सुना होगा मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स को लेकर, लेकिन आपका क्या व्यू रहेगा पिरामिल फार्मा पर? देखिए, जिस तरह की ग्रोथ प्लान है हमने भी सुना मैनेजमेंट को, और हमें लगता है कि यहाँ से ये अच्छी बढ़त दे सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखा जाए। क्योंकि अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी बढ़त स्टॉक ने दिखा दी है। अब लोगों को इंतजार रहेगा कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई और वो नंबर्स में किस तरीके से फ्रक्टिफाई होते हैं उसके हिसाब से। अदरवाइज मैं समझता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। न केवल पिरामल फार्मा, अगर आप देखें तो पूरे फार्मा स्पेस पे ट्रैक्शन बना हुआ है। खास पिरामल फार्मा की बात की जाए तो इनकी जो ग्रोथ प्लान है बहुत एम्बिशियस है, और इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ की टारगेट है $2 बिलियन की FY30 तक, वो अपने आप में बहुत शानदार है। CDMO से ये ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और उसके अलावा हॉस्पिटल, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, कंज्यूमर ग्रोथ, ये सारी अच्छी चीजें हैं। केपेक्स अच्छा चल रहा है, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो कारोबार फैला हुआ है, उन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक उपयुक्त स्टॉक है। लेकिन खरीदारी के लिए हम सलाह देंगे कि थोड़ा सा इंतजार करें। करीब करीब 10% या ऊपर से करेक्ट करता है तो एक अच्छा अपसाइड दे सकता है ये स्टॉक। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो पिरामिल फार्मा एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारे अगले खास सेगमेंट का, मार्केट सेट 3। और आज मार्केट से 3 सेगमेंट के लिए हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं। जुनैद, बताएं कौन से स्टॉक्स में एक्शन है? जी, तो पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा टायर्स पैक्ट। IIFL सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने C8 पर अपनी बाई रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को दिया है 4000 रुपये। और वहीं अपोलो टायर्स पर भी उनका बाई रेटिंग है, उनको टारगेट प्राइस है वो है 665 रुपीज़। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा KEC इंटरनेशनल। कंपनी ने 4500 करोड़ का QIP शुरू किया है और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो है 976 रुपीज़ पर शेयर। तीसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है डेल्टा कॉरपोरेशन। कंपनी ने अपने हॉस्पिटल और रियल एस्टेट बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दी है। चौथा स्टॉक रहेगा जोमेटो जो फोकस में रहेगा, क्योंकि सेबी ने स्विगी के IPO को भी मंजूरी दे दी है। नवंबर तक आ सकता है स्विगी का IPO और इसका जो टोटल अनुमान है वो करीब करीब 12,000 करोड़ का IPO हमें देखने मिल सकता है। बंधन बैंक होगा अगला स्टॉक फोकस में, क्योंकि रवि लोहती जो कि CAE है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। और लास्टली मैजिकन डॉक शिप बिल्डर्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने डेनमार्क मर्चेंट नेवी के लिए MPV मतलब मल्टी पर्पस कार्गो व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू किया है। अप्रैल 2026 तक पहली MPV की डिलीवरी होनी है। ठीक है, शुक्रिया जिन्हें ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। तो निश्चित तौर पर जहां खबरें हैं वहां पर आप एक्शन साफ साफ देख भी रहे होंगे। थोड़ी देर में हम जोमेटो को लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि स्विगी के IPO को सेबी से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन उसके पहले एक शेयर ज़रा चेक करेंगे और वो है जी एंटरटेनमेंट का। इस वक्त डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 135-36 रुपये के आसपास का आपको भाव दिखेगा जी एंटरटेनमेंट का। जी हाँ, 135 रुपये का। और अच्छा हम देख रहे हैं कि इसमें खरीदारी हो रही है। राजेश जी, जी एंटरटेनमेंट करीब करीब महीने भर पहले ये वो खबर आई थी कि इन्होंने
सोनी के साथ सेटलमेंट अग्रीमेंट किया था, सारे क्लेम्स दोनों कंपनीज एक दूसरे के खिलाफ जो थे वापस ले लिए थे। आपको कैसा लग रहा है अभी शेयर ये? हालांकि हमने देखा है कि ऊपर की साइड में 150-60 रुपए और नीचे की साइड में 120-130 रुपए, एक यही रेंज है काफ़ी समय से। क्या करना चाहिए? जिसके पास जी एंटरटेनमेंट है वो क्या करें, और जो जिनके मन में सवाल उठ रहे हो कि क्या लेना चाहिए इस भाव पर, वो क्या करें? देखिए, स्टॉक को वही ले जो या तो उनके रिस्क एपेटाइट अच्छी हो और दूसरी लंबी अवधि के लिए बैठे रह सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा कि एक सर्टेन रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक, लेकिन अगर आप देखो तो इतनी शानदार कंपनी है, इतने चैनल्स है इसमें, कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जो टीआरपी के लेवल्स पे अगर आप देखे जाए तो ऊंचे पायदान पे रहते हैं, उसके बावजूद 12,500-13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सिर्फ इस वजह से है कि एक लंबी अवधि से अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है कई नेगेटिव न्यूज में फंसी हुई है, कई बार करार होते हैं, छूट जाते हैं। अब सोनी वाला जो हुआ, ये सारी चीजों के मद्देनजर ये इस तरीके से रहते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। अब इनका जो दारोमदार है नई एग्रीमेंट्स का या नई जो भी चीजों का, इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स बहुत हाई है। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है इस वक्त, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से खास देखा जाए दूसरी मीडिया कंपनीज को लेकर के, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो। लेकिन दिक्कत वही है कि नेगेटिव न्यूज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता, कभी कुछ लगा रहता है। तो एक तो ये अपने दायरे से बाहर निकल जाए, और दूसरे जो लंबी अवधि के निवेशक हों, रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, वही एक्सपोजर लें। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर स्थिति में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग सन टीवी का है, जहाँ की अगर आप देखो तो बहुत सारे चैनल्स हैं, ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, आईपीएल की टीम है, कई चीजें हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। जी एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा आपको जोखिम ज़्यादा लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको इसमें मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दो और शेयरों के जिक्र करेंगे, और आदित्य आपसे व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस हैं रिकॉर्ड हाई पर। एमसीएक्स पर 76,000 रुपये का भाव भी पार हो गया है। 2600-2700 डॉलर की रेंज में कॉमेक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मुथूट और मणप्पुरम को देखेंगे ना, तो थोड़े थोड़े दोनों में डाइवर्जेंस है। महीने भर में मुथूट जहां ऊपर गया है 5-6%, वही अगर मणप्पुरम को देखेंगे तो नीचे गया है। आज की चाल भी कुछ वैसी ही है। मुथूट को लेकर जरा आप राय दीजिए। 2.5% के आसपास के मूव्स हैं, क्या और तेजी होगी इसमें, और अभी लेकर इसको क्या होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही पकड़ा है कि मुथूट और मन्नापुरम में एक डाइवर्जेंट मूव आ रहा है। मन्नापुरम नीचे जा रहा है और मुथूट सामने में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमको वही करना है, हमको स्ट्रेंथ बाई करना है। मुथूट में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। वही स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, 2000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना, और करंट लेवल्स पे मैं कहूँगा खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर में 2150 का एक टारगेट लगाना है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम फ्रेश लेवल्स के लिए देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स में यहाँ से आपको 120-110 रुपए का अपसाइड दिख रहा है, और डाउनसाइड आपको ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड लगाना है, और आप एक अच्छा मूव आपको कैप्चर होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, मुथूट में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बाजार ने क्या स्मार्ट रिकवरी की है? कल के सत्र में हमने देखा था कि इस टाइम पे क्या था कि 26,000 का आंकड़ा पार किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि बाजार नीचे आया था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था। आज केस उल्टा है। आज करीब 100 अंकों की एक सडन रिकवरी है, और 26,000 के लेवल को फिर से पार करके बाजार इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 26,010 के आसपास, आज 26,011.8 ये है रिकॉर्ड हाई। आज फिर से बाजार ने उसको बना लिया है, और 75 अंक ऊपर आपको दिखेगा। लोअर लेवल से करीब करीब 130-35 अंकों के आसपास की शानदार रिकवरी हमने निफ्टी में देखी है। एक बार जरा निफ्टी पर व्यू चाहिए आपसे। इस पर जतिन, निफ्टी क्या करें? क्या फ्रेश ट्रेड करें 26,100, 150 या 200 के लेवल के लिए? देखिए, निफ्टी की अगर जो बात करो तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो जारी रह सकता है। लेकिन जो अंडरटोन है वो निफ्टी का कहीं ना कहीं बुलिश ही है। आज भी जो हमने सुबह से थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज देखा, वो जाते जाते आई थिंक नए हाई पे जाके क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडरटोन डेफिनेटली बुलिश है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है
और वहाँ पे जो 26,000 स्ट्राइक के जो कॉल ऑप्शन पे जो राइटर्स बैठे हुए हैं, आई थिंक अगर जो आज 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आई थिंक दे विल हैव टू रन फॉर कवर और उसके वजह से जो कवरिंग आएगी, तो वो निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकता है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि जो कल के ट्रेडिंग सेशन में मंथली एक्सपायरी है, जो 26,000 कॉल राइटर्स है वो हावी रहेंगे या हमें लगता है कि वो अनवाइंडिंग के लिए जाएंगे। तो इसके वजह से निफ्टी और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके लिए हमें लगता है कि लॉन्ग करके चला जा सकता है। ठीक है, निफ्टी को आप लॉन्ग कर सकते हैं। निफ्टी में स्ट्रेंथ आई क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों शेयर अच्छे से रिकवर हुए हैं। रिलायंस के शेयर में निचले स्तर से करीब करीब 30 रुपये के आसपास की रिकवरी आई है और बैंकिंग शेयर जो आज चल रहे थे थोड़े से और मजबूत हो गए हैं। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर है। आज 12 बजे के शो में यानी कि एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ हमारी मेहमान थी, उन्होंने इस पर बाई की कॉल दी थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये 2.5% ऊपर ये शेयर जाकर कारोबार कर रहा है। एनटीपीसी, ग्रासिम, ये कुछ और शेयर हैं जहां से बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है। मूड खराब है तो सिर्फ आईटी से और सेलेक्टिव कंजम्पशन से, अदरवाइज बाजार का मूड यहां पर बेहतर लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के लिहाज से कौन से शेयरों पर नजर रखनी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल ने तो बाजार ने नया रिकॉर्ड हाई बना लिया है और निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी नए शिखर पर पहुंचा है। करीब 280 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। और निफ्टी बैंक की बात करें तो बढ़त जो हो गई है वो हो गई 114 अंकों की। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो अभी भी आपको गिरने वाले शेयर ज़्यादा दिखेंगे। 1540 शेयर कमज़ोर हैं और उसके मुकाबले 1040 शेयर आज तेज़ी वाले हैं। लेकिन जो अभी बाजार में जो लेट रिकवरी जो आ रही है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? आप देखिए टीसीएस हरे निशान में आ गया है। आप देखिए इन्फोसिस का शेयर भी हरे निशान में आ गया है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिलायंस लोअर लेवल से करीब करीब 30 रुपये के आसपास की रिकवरी रिलायंस का शेयर दिखा रहा है और 3000 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती दिख रही है। एक्सिस बैंक तेजी बढ़ी है, अब 2.5% के आसपास मजबूत हो गया एक्सिस बैंक। और इसके अलावा ग्रासिम दिखाइए, ग्रासिम का शेयर भी करीब करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो एक काम करते हैं, 3:18 हो ही गए हैं, अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड आपके लिए कहां पर बन रहे हैं। आदित्य, पहले मैं अपना शेयर पूछ लेता हूं, फिर आप अपने शेयर बता दीजिएगा। क्या बजाज फाइनेंस इसमें बीटीएसटी करना है? बिल्कुल अभिषेक जी, बजाज फाइनेंस में बीटीएसटी करना चाहिए। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। बजाज फाइनेंस में करंट लेवल्स पे बिल्कुल बीटीएसटी लेके जाना चाहिए। पहला लक्ष्य यहाँ पे 7850 का लगेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 8100 के लगे रहेंगे। क्योंकि बीटीएसटी कर रहे हैं तो हम 7850 का टारगेट ही रखते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस अपने को लगाना है 7580 का। तो 7580 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी बिल्कुल बनता है यहाँ पे और टारगेट आएगा 7850 का। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने लेवल बताया है, मतलब याद करने में दिक्कत नहीं होगी। 7580 का स्टॉप लॉस और 7850 का टारगेट आपके लिए बनेगा। बजाज फाइनेंस भी 1% ऊपर है, इसको आप कैरी करके ले जाइए। आगे भी आपको भी इसमें बने रहना है। आदित्य जी, आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या शेयर होगा, कहां नजर आपकी गई है बाजार में? और शेयर देता हूँ अभिषेक जी बीटीएसटी के लिए, क्योंकि मार्केट का टोन बहुत ही स्ट्रांग जा रहा है। एबीबी देखिए बहुत शानदार एक अप मूव दिखा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी अच्छा मूव था, आज भी क्लोजिंग पे बहुत अच्छा मूव करके जा रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। एबीबी में एक ब्रेकआउट है यहाँ पे कंसोलिडेशन से ऊपर, टारगेट यहाँ पे बनेगा 8750 का, स्टॉप लॉस लगाना है 7900 का और खरीदारी बीटीएसटी कर सकते हैं। इसमें दूसरा स्टॉक है एवर रेडी। बहुत शानदार एक अप मूव आया था स्टॉक में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और अब एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक फ्रेश अप मूव दिखा रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स पे आज स्टॉक ऊपर है, तो मुझे लग रहा है जो वॉल्यूम पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है उस पर जो बाइंग है ये कंटिन्यू होनी चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे भी। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट यहाँ पे लगाना है 525 का और स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाना है 455 का।
तो एवरेडी और एबीबी ये दो मेरे तरफ से और एडिशनल बाय रिकमेंडेशन बीडीएस थी। ठीक है, कैपिटल गुड्स में हम देख रहे हैं कि अपमूव है, मतलब बाकी भी जो शेयर्स हैं ना, सीमेंस हो या फिर बीएचईएल हो, एलएनटी को भी आप अगर उसमें जोड़ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस हफ्ते बजिंग है। और एबीबी आपको चुनना है, 8,750 का टारगेट हो गया और 7,900 का स्टॉप लॉस आपके लिए एबीबी के शेयर में। जतिन जी, आप बताइए क्या करना है बीटीएसटी? देखिए, मैं लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड देना चाहूंगा, वो होगा डॉक्टर रेड्डीज में। तो डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा है कि आर्ली चार्ट्स पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का रिवर्सल हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में या तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रनअप हमें देखने मिल सकता है डॉक्टर रेड्डी में। 6640 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट रहेंगे 6800 के। ठीक है, 6640 का स्टॉप लॉस और 6,800 की टारगेट, यानी कि 60 रुपए का आपका रिस्क है, 100 रुपए के आसपास का रिवॉर्ड है। डॉक्टर रेड्डीज में डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आपको इसमें पोजीशन लेके जाना है। रिलायंस को लेकर क्या व्यू है आपका आदित्य? रिलायंस में कोई ट्रेड बन रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, रिलायंस कंसोलिडेशन में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसोलिडेशन के लोअर एंड से स्टॉक ऊपर आ रहा है और करंट लेवल्स पे खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 3,100 का आएगा, तो 3,100 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल लॉन्ग लेना चाहिए और नीचे में स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 2950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना है और 3100 का टारगेट लगाना है। रिलायंस में मुझे लग रहा है एक बार वो लेवल वापस देखने मिलेगा हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। राजेश जी, अब देखिए स्विगी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक ये करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आ जाएगा। आप जरा ये बताइए, जोमेटो में आज हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं ऑलरेडी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि स्विगी जो है जोमेटो से थोड़ा सा कम वैल्यूएशन कमांड करेगी। आपने कैसे रीड किया है स्विगी के आईपीओ को? हालांकि बाकी अभी डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन जोमेटो जिनके पास है, क्या अपना भरोसा उस पर लूज करना चाहिए? क्योंकि हमने बड़ी रैली देखी है जोमेटो के शेयर में, या फिर निवेशित रहे इसमें? देखिए, ऐसा है कि स्विगी का आईपीओ आ रहा है। दोनों कंपनियां अपनी अपनी जगह में अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेहतर है वो खराब है, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, अभी पेपर की कमी थी। जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, ये लगातार अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ करीब करीब 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। और न केवल फूड डिलीवरी का बिजनेस, दोनों ही के पास अगर आप देखो तो इनके पास ब्लिंकिट है और उनके पास इंस्टामार्ट है। मार्केट शेयर की बात करेंगे तो जोमेटो आज की डेट में स्विगी के पास करीब करीब 45-46% का मार्केट शेयर है, जोमेटो के पास 55% के आसपास का मार्केट शेयर है। दोनों ही लगातार अच्छे चल रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे है? स्विगी जो कि इस वक्त अभी भी लॉस में है और जोमेटो ने प्रॉफिट डिक्लेयर करना चालू कर दिया है। कई ऐसी चीजें हैं जहां अगर आप जोमेटो को देखो तो एक एक करके अगर बात करें तो जोमेटो में जहां फूड डिलीवरी बिजनेस अच्छा चल रहा है, ब्लिंकिट अच्छा चल रहा है, डार्क स्टोर करीब 900 के ऊपर है, पेटीएम का जो उन्होंने अभी टिकट का बिजनेस लिया है उससे भी थोड़ी उम्मीदें बंधी है। लेकिन हम स्विगी को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर भी अगर आप देखें तो रिकवरी हो रही है, न केवल रेवेन्यू में बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी हो रही है। औसत ऑर्डर वैल्यू लगभग दोनों का बराबर है। अगर आप देखो, ऐसी कई चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि इस स्पेस में स्विगी के आने के बाद जोमेटो के जो परफॉर्मेंस लास्ट अगर अपने 1.5-2 साल में देखें तो 200%, 180% के आसपास के जो जंप मार्केट कैप में देखने को मिली है, न केवल इस वजह करके उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हुई, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई, लेकिन इस वजह करके भी कि इस स्पेस में और पेपर नहीं थे। अब चूंकि स्विगी भी आ जाएगा तो लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि आपको स्विगी में इन्वेस्ट करना है या जोमेटो में इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में अगर इसको फूड डिलीवरी में करना है तो सिर्फ जोमेटो ही था। अब जो इनका जो ग्रोसरी वाला बिजनेस है वहां अगर आप देखें तो दोनों का आपस में तो कंपटीशन है ही, इंस्टामार्ट में और ब्लिंकिट में, और अब जेप्टो भी सामने में आ रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला जो बिजनेस है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनकी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, जीएमवी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये पूरा स्पेस ही एक्साइटिंग रहने वाला है।
आज की डेट में अगर मुझे लगे दोनों अगर लिस्ट होता है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ निवेशक हैं जो स्विगी की तरह भी मूव हो जाएंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, करीब करीब 35% की होल्डिंग जो आज की डेट में अनलिस्टेड में स्विगी की है, वो कई दिग्गज निवेशक जैसे इन्वेस्को वगैरह हैं, उनके पास है। तो उन्होंने जब निवेश किया है तो मुझे लगता है कि कुछ देखकर ही निवेश किया होगा। तो दोनों ही एक्साइटिंग कंपनीज हैं। स्विगी आएगी, क्या वैल्यूएशन पे आती है इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक प्राइस बैंड वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पूरे एक्साइटिंग स्पेस है, लोगों को निवेशित रहना चाहिए। जोमेटो में जिस तरीके की बढ़त हो चुकी है, वहां से बहुत ज्यादा बढ़ने की अब थोड़ी गुंजाइश कम होती है, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। स्विगी आने के बाद मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्विगी से कंपटीशन मिलेगा और निश्चित तौर पर एक जो वैल्यूएशन वाला एंगल है ना कि अच्छा सेम बिजनेस में है, मार्केट शेयर में भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फर्क हो, ऑर्डर वैल्यू सेम है, तमाम चीज़ें सेम हैं, तो फिर प्रीमियम वैल्यूएशन जोमेटो को क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हाँ वो प्रॉफिट शो कर रही है। इस पर आगे थोड़े से और सवाल भी उठेंगे और हम चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक शेयर पर फटाफट आपसे राय जानना चाहेंगे आदित्य, गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या इसको कैरी करके ले जाएं? 7 सत्र की एक तरफा तेजी शेयर में हो गई है। 2800 रुपए वाला शेयर अब 3300 रुपए का हो गया है, 500 रुपए भाव बढ़ गया इसका। क्या करना है गोदरेज प्रॉपर्टीज में? प्रॉफिट चेकिंग कर लें या फिर होल्ड करें? अगर आपके पास नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की हुई थी तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी सेगमेंट में मैं देखूं तो ओबरॉल रियल्टी बेटर मुझे लग रहा है चार्ट सेटअप पे। तो डेफिनेटली आप यहां से एग्जिट करें और ओबरॉल रियल्टी में एंट्री करें, तो आपको वहां पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी उभरता हुआ नजर आएगा इसी सेम सेक्टर में। ठीक है, ओबरॉय रियल्टी में आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लें। ठीक है, 2 मिनट बच गए हैं, अब कोई ट्रेड लेना ठीक भी नहीं है और हम लेंगे भी नहीं। एक बार जरा चीज़ें देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बढ़िया रिबाउंड किया है, रिकॉर्ड हाई पर गया है निफ्टी और रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग देने की भी तैयारी में है। आप देखिए इस वक्त 26,015-20 का स्तर आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक है करीब 125 अंकों पर। सेंसेक्स की जो तेजी है वो हो गई है 300 अंकों के आसपास की, बढ़िया मजबूती। 85,200 के ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा रिकॉर्ड हाइस पर। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व करीब 2% ऊपर है। आप देखिए बजाज फाइनेंस में भी तेजी है करीब आधे % के आसपास की। एचडीएफसी बैंक हालांकि डे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन बजाज एचडीएफसी बैंक ने भी लगातार 6-7वें दिन में अपना स्ट्रेंथ दिखाया है। 1800 रुपए तक की के आसपास तक की जर्नी इसने शुरू कर दी है। लेकिन गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज आईटी में एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा ये कमजोर हुए। ऑटो में टाटा मोटर, हीरो मोटो यहाँ पर कमजोरी दिखी। बैंकिंग की बात करें तो कोटक बैंक, एसबीआई ये 2 शेयर आज कमजोर होते हुए दिखे। एसबीआई 800 रुपए के ऊपर तो निकला था, लेकिन स्ट्रेंथ को टिका के रख नहीं पाया और आज हम देख रहे हैं कि 793 रुपए के आसपास क्लोजिंग एसबीआई देने जा रहा है। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो कंज्यूमर स्पेस में डाबर पर प्रेशर रहा, क्योंकि यूबीएस की तरफ से एक डाउनग्रेड आया इनके लिए। 4.5% ये शेयर टूटा। आईएक्स मार्केट कपलिंग वाली खबर से 4% ये टूटा है। कुछ और शेयरों में हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया पर प्रेशर लगातार बरकरार है। अब ये धीरे धीरे करके 10 रुपए के ऊपर की 10 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया पर 10 रुपए 36 पैसे के आसपास क्लोजिंग होने जा रही है। तो जो एक मेगा ऑर्डर की खबर थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए एरिक्सन को और नोकिया को, सैमसंग को, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। लेकिन जी एंटरटेनमेंट आज बढ़िया रिबाउंड है, 6% के आसपास की तेजी है। राजेश जी कह भी रहे थे कि अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आपको जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी का एक बढ़िया मौका आपके लिए बन सकता था। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली जो कंपनीज है ना, आप एचईजी देखिए। एचईजी में करीब 6% के आसपास के बढ़िया तगड़ी हमने तेजी दिखी। कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट की भी खबर आ रही है, उसने भी इसको मदद किया है। टाटा कम्युनिकेशन में 4-5% के आसपास की बढ़िया तेजी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगातार 6-7वें दिन हमने मजबूती देखी। टायर में सीएट, अपोलो ये शेयर भी चले और केसी इंटरनेशनल पर भी हमने अपग्रेड देखा था। ये शेयर भी आज ठीक ठाक रफ्तार देखिए चलता हुआ दिखा है। और एक और शेयर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है सीएससी का। 200 रुपए के फिर से पार निकला है आज 2.5-3% के आसपास की मजबूती पर।
इसने क्लोजिंग दी है। तो बढ़िया सत्र बीता है आज का बुधवार का, और नए रिकॉर्ड पर आपको निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिखी है। 26,013 पर बंद हुआ है 72 अंकों की मजबूती के साथ, और आखिरी के आधे घंटे में ये पूरा का पूरा कमाल हुआ है जब बाजार में एक नई स्ट्रेंथ आई है। निफ्टी बैंक बंद हुआ है करीब करीब पौने 200 अंक ऊपर, 54,100 के ऊपर की क्लोजिंग आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। चलिए इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आदित्य ये जानना चाहेंगे, कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल अभिषेक, जो शेयर्स हमने आज चर्चा की और रेकमेंड किया, क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं। पर्सनल होल्डिंग इनमें से किसी में भी मेरी नहीं है। ठीक है, पर्सनल होल्डिंग नहीं है। जतिन, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? उसमें आज हमने बातचीत की है, उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को शायद रेकमेंड किया हो सकता है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी सजेशन। थैंक यू। परफेक्ट। राजेश सर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा लगता है हमसे बातचीत करके। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर कि आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत देते हो, बुलाते हो। थैंक यू सो मच। और डिस्क्लोजर की अगर बात की जाए तो जिस भी स्टॉक्स में हमने आज डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जिसने हमारे क्लाइंटों को लगातार रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप, और हमारे तमाम दर्शकों के मन में जो सवाल रहेंगे उनके भी जवाब मिले, और तमाम शेयरों पर व्यू मिले, कमाई के मौके भी मिले। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद कल की तैयारी हम आपकी आज ही करवाएंगे। फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।